हेलो एवरीवन, दिस इज़ अश्विन चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्विन सर। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। पार्ट 1 में हमने कुछ चीज़ें कवर की। आज हम सेकेंड पार्ट में आगे के कुछ टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, देन लैंड रिसोर्सेज, देन लैंड यूटिलाइजेशन। इसके बाद कुछ और 3 टॉपिक हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सबसे पहले तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट इज़ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज? कंजर्वेशन मीन्स सेव द समथिंग, किसी चीज़ को बचा कर रखना, तो उसको आगे के लिए, फ्यूचर के लिए सेव करना, कंजर्व करना, उसका संरक्षण करना, हिंदी में अगर ऐसा बोले अपन तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना क्यों ज़रूरी है और रिसोर्सेज का कंजर्वेशन क्यों किया जाता है या क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्यूचर में अगर हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो हमारे लिए और फ्यूचर में चीज़ें बची रहे, सस्टेन रहे, तो इसलिए हमें रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना भी ज़रूरी है। और अगर हम रेकलेसली अभी कंजर्वेशन ना करेंगे या रिसोर्सेज का, तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर में ये चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल ना हो। तो सबसे पहली बात तो यही। दूसरी बात यह है, ड्यू टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड द ग्रीड और सेल्फिशनेस, ह्यूमन की सेल्फिशनेस और ग्रीड के कारण आज जो है रिसोर्सेज का कंजर्वेशन नहीं हो पा रहा है। रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो बिल्कुल रेकलेसली, अंधाधुंध हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है एनवायरनमेंट के लिए। तो एक तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की यूज़ की वजह से भी जो है रिसोर्सेज जो है वो ज़्यादा हार्म पहुंच रहा है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए तो हो सकता है कि हम रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कहीं ना कहीं कर सकेंगे। उसके बाद अगर अपन देखें इसके लिए क्या कोशिश की गई पुराने वाले समय में क्या कोशिशें की जा रही है। तो 1968 में सबसे पहले क्लब ऑफ रोम नाम से एक क्लब बनाया गया, जिसमें सबसे पहली बार रिसोर्सेज कंजर्वेशन की बात की गई थी। उसके बाद अगर देखें तो 1987 में एक और मीटिंग हुई जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पहली बार बात की गई थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट है जो पिछले लेक्चर में अपन बात कर चुके हैं कि रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए सेव करके रखना है और इस तरीके से यूज़ करना है उसको कि कम से कम जो है एनवायरनमेंट को उससे नुकसान पहुँचे। तो ये सब चीज़ें थी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर मेन पॉइंट जो है हमने डिस्कस किए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं तो लैंड रिसोर्सेज में देखते हैं। तो लैंड रिसोर्सेज अगर अपन देखें तो लैंड जो है मेन रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन एक नेचुरल रिसोर्स है जिसके बिना अगर हम देखें तो अदर एक्टिविटी वगैरह पॉसिबल नहीं हो पाती है। लैंड पे ही ह्यूमन, फॉरेस्ट, फ्लोरा एंड फाउना, या अगर देखें तो अदर जितने भी लैंड फॉर्म्स है वो सारे की सारे जो है वो लैंड के ऊपर है। तो लैंड की वजह से प्रोडक्शन वगैरह की जो पॉसिबिलिटी है या जो भी चीज़ें हैं, अदर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो लैंड की वजह से ही है। तो ये एक सबसे पहली बात हो गई कि एक नेचुरल रिसोर्स है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि 43% ऑफ लैंड इज़ प्लेन इन इंडिया। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितना भी लैंड फॉर्म है टोटल, उसमें से जो है 43% जो है वो प्लेन्स है। प्लेन्स मतलब मैदान, समतल इलाके। इस तरीके से अगर हम देखें तो 30% जो है वो माउंटेन्स एरिया कवर करते हैं लैंड का। और माउंटेन्स जो है वो पहाड़ी इलाके जो हैं, दुर्गम जो पहाड़ वगैरह ये सब जो है वो 30% इलाकों में लैंड फॉर्म के माउंटेन्स वगैरह में आते हैं। इसके अलावा अगर अपन देखें तो लास्ट जो लैंड फॉर्म है वो प्लेटो है। प्लेटो जो है वो 27% ऑफ द लैंड कवर करता है इंडिया में। अगर हम देखें तो मिनिमम जो पार्ट है वो प्लेटो ही कवर करता है तीनों लैंड फॉर्म में, और जो 27 पार्ट कवर करता है, 27% सॉरी। इस तरीके से हम यहाँ पर देखें डायग्राम में तो माउंटेन 30% कवर कर रहा है, प्लेन्स 43% कवर कर रहे हैं और प्लेटो जो है 27% पार्ट
हमारे इंडिया की लैंड का कवर करते हैं, जितने भी लैंड है इंडिया के अंदर उसका। तो इस तरीके से अगर हम देखें आगे, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लैंड यूटिलाइजेशन है। लैंड का यूटिलाइजेशन, लैंड यूटिलाइजेशन जो है मतलब लैंड का यूज़ किस किस तरीके से किया जा सकता है। अगर हम देखें, अभी हमने 3 तरह के लैंड फॉर्म देखे इंडिया में। अगर प्लेन्स में अगर देखते हैं तो प्लेन्स का सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो है एग्रीकल्चर के फॉर्म में। एग्रीकल्चर, क्रॉपिंग वगैरह यहीं पर ही होती है ज़्यादातर प्लेन्स वाले इलाकों में। इंडस्ट्री वगैरह जो डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह का प्रोडक्शन वगैरह का जो काम होता है वो सब ज़्यादातर जो है वो प्लेन्स वाले इलाकों में ही होता है। तो प्लेन्स का इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके बाद अगर देखें माउंटेन्स का क्या इंपॉर्टेंस है, तो माउंटेन्स का भी अपने आप में अपनी जगह पर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस हर एक लैंड फॉर्म का है। तो माउंटेन्स का इम्पोर्टेंस जो है वो रिवर्स और टूरिज़्म के फॉर्म में ज़्यादातर जो रिवर्स है और जितनी भी बड़ी रिवर्स है या हिमालयन रिवर्स की अगर बात करें अपन, तो वो जो है माउंटेन से ही निकल रही है। सब गंगा की बात करते हैं या तो ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं, तो वो सब माउंटेन्स वगैरह से निकलती है। तो इस तरीके से एक तो रिवर्स का सोर्स है मेन, रिवर्स, ऑल रिवर्स अप्रोक्सीमेटली राइजेस फ्रॉम द माउंटेन्स। एंड टूरिज़्म की बात करें तो लोग अट्रैक्ट होते हैं माउंटेन्स की तरफ। हमेशा अगर देखें तो समर सीज़न में लोग टूरिस्ट जो है वो माउंटेन्स की तरफ टूर करने के लिए या इसी तरीके से घूमने फिरने वगैरह इसके लिए माउंटेन्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो माउंटेन्स का अपना इम्पोर्टेंस है। उसके बाद अगर लास्ट लैंडफॉर्म की बात करें, प्लेटो में अगर देखें तो प्लेटो का अपना इम्पोर्टेंस ये है कि मिनरल्स वगैरह के जो भी है डिपॉजिट्स, जो भी स्टोर हाउसेस है लैंड के अंदर, वो सब प्लेटोस में ज़्यादातर मिलते हैं। आयरन ओर है या कोल के जो डिपॉजिटरीज है वगैरह, ये सारी चीज़ें। और मिनरल्स के अलावा देखें तो फॉरेस्ट वगैरह जो है वो ज़्यादातर प्लेटोस वगैरह के इलाकों में ही हमें देखने को मिलते हैं। तो इनका भी अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है हर जगह पे। तो तीनों लैंडफॉर्म के अपने लैंडफॉर्म के अपने अपने यूटिलाइजेशन है। तो इस तरीके से लैंड यूटिलाइजेशन यहाँ पर बनता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में लैंड यूज़ पैटर्न किस तरीके का है, किस तरीके से लैंड का यूज़ किया जाता है। तो लैंड यूज़ पैटर्न अगर हम देखें तो सबसे पहले टोटल एरिया हमारे कंट्री के पास जो है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर देखें तो 93% जो है जो टोटल एरिया ऑफ इंडिया है उसके केवल 93% जो लैंड है वो अवेलेबल है हमारे पास फॉर द सोविंग, मीन्स फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी वगैरह इस तरह की एक्टिविटी के लिए। 54% जो एरिया है वो बिल्कुल भी सोवेबल नहीं है, नॉट सोन एरिया है वो। वहाँ पर खेती वगैरह, एग्रीकल्चर जो है, क्रॉपिंग जो है, टिलिंग वगैरह पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से अगर हम देखें तो जो इलाके हैं नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं इंडिया के कंट्री के, उनमें से 10% वहाँ पर जो मोस्ट ऑफ जो लैंड है, ज़्यादातर जो लैंड है वो जो है वो नॉर्थ जोन एरिया में आती है। केवल 10% से कम ही कुछ लैंड का जो हिस्सा है वो एग्रीकल्चर वगैरह की एक्टिविटी के लिए या किसी अदर एक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। तो ऐसे कुछ इलाके जो है नॉर्थ ईस्ट के, जिनमें अरुणाचल प्रदेश या मेघालय, आसाम को छोड़ दें तो मणिपुर वगैरह जो कि ये इस तरीके के जो स्टेट्स हैं, वहाँ पर लेस देन 10% जो लैंड है वो यूजेबल है। इस तरीके से अगर देखें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 33% इज़ फॉरेस्ट एरिया। अगर हमारा जो लैंड, जितना भी लैंड एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, उसमें से 33% पे जो है वो फॉरेस्ट वगैरह है हमारे। अगर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो देखें तो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। लैंड डिग्रेडेशन मीन्स लैंड का डिग्रेडेशन जो है वो किन वजहों से हो रहा है और किस तरीके से इसको कंजर्व किया जा सकता है। तो लैंड का डिग्रेड होना मीन्स लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है, लैंड की जो कैपेसिटी है उसका कम होना, लैंड को, उसी को हम लैंड का डिग्रेडेशन बोलते हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन के जो रीज़न है उनमें सबसे पहले जो है माइनिंग है। माइनिंग वगैरह, किसी चीज़ माइन्स वगैरह, खदानें वगैरह खोदना,
दूसरा जो है मेन रीज़न है वो है डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काटना, अंधाधुंध उनकी कटाई करना जंगलों की। अर्बन एरियाज़ के लिए माइनिंग हो गई, तो माइनिंग के बाद जो इस तरीके से जो बड़ी माइंस है उनको इसी तरीके से उनके यूज़ होने के बाद उनको अबेंडन कर दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है, बड़े गड्ढे रह जाते हैं उन जगहों पर। ओवर ग्रेजिंग भी एक रीज़न हो गया उसका कि लैंड डिग्रेडेशन का। अगर ग्रेजिंग ज़्यादा होगी, यहाँ पर केटल्स वगैरह ज़्यादा ग्रेजिंग करेगी तो उस इलाके की जो है क्वालिटी जो है लैंड की वो डिग्रेड हो जाएगी। इसी तरीके से अदर रीज़न जो है वो सेलिनिटी है। सेलिनिटी आ जाती है अगर लैंड में। सेलिनिटी आने का जो कारण है वो ओवर इरिगेशन है। ज़्यादा अगर इरिगेशन हो गया अगर लैंड पे तो भी सेलिनिटी आ सकती है। तो इसके अलावा अगर लास्ट अगर अपन यहाँ पे देखें, मेन रीज़न जो है वो है ड्यू टू द सीमेंट और सिरेमिक इंडस्ट्री की वजह से जो डस्ट वगैरह जो है एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन जो करती है, तो वो जो डस्ट है सीमेंट और सिरेमिक इंडस्ट्री से उड़ने वाली वो लैंड के ऊपर जाकर जम जाती है, और लैंड पे जमने के बाद जो भी रेनी वाटर जो है वो अंदर सोइल में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, और इस तरीके से ये जो है सारे लैंड डिग्रेडेशन के रीज़न है। अगर हम देखें तो कंजर्वेशन किस तरीके से किया जा सकता है, तो हम एफॉरेस्टेशन, जंगलों को बढ़ाकर, पेड़ों को लगाकर, जंगलों को लगाकर हम कंजर्वेशन कर सकते हैं लैंड का। और इसके बाद जो दूसरा तरीका है वो शेल्टर बेल्ट ऑफ द प्लांट है। प्लांट्स के बड़े बड़े शेल्टर बेल्ट बनाकर, बड़े बड़े एरिया में प्लांट्स उगाकर, पौधों को उगाकर हम लैंड का कंजर्वेशन कर सकते हैं। आफ्टर देन कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग पे भी कंट्रोल किया जाएगा अगर केटल्स वगैरह की, तो हो सकता है कि लैंड डिग्रेड होने से बच जाए। इसके बाद जो रीज़न आता है कंट्रोल ऑन माइनिंग पे भी कंट्रोल किया जाए। हम देख रहे हैं कि जो लैंड डिग्रेडेशन के जो रीज़न है, अगर उनको किसी तरीके से हम ख़त्म कर दें तो हम उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं। इसके बाद जो आ रहा है लास्ट पॉइंट, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। जो इंडस्ट्री से एफ्लुएंट जो निकलते हैं, केमिकल इंडस्ट्री या इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज़ है, उनसे निकलने वाला जो वाटर है, पोल्यूटेड वाटर है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है। अगर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करके उनको छोड़ा जाएगा रिवर्स वगैरह में, तो हो सकता है कि इससे लैंड डिग्रेड होने से बच जाए। और लास्ट टॉपिक है आज का, सॉइल एज अ रिसोर्स। तो सॉइल एक तरीके से रिसोर्स है, ये तो हमें पता ही है, नेचुरल रिसोर्स है और रीन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन इसको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। 1 इंच मोटी परत अगर मिट्टी की बनने में हम हज़ारों साल लग सकते हैं, तो इसका कंजर्वेशन होना भी सॉइल का ज़रूरी है। अगर हम देखें तो ये रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात अगर ये देखें हम, तो सॉइल फॉर्मेशन होता कैसे है, तो बहुत सारे फैक्टर इसमें काम करते हैं, जैसे कि विंड है, टेम्परेचर है, रनिंग वाटर है। जैसे कि अगर एक रॉक है, ये मान लेते हैं ये रॉक है, इस पर अगर सन है, डे टाइम है, तो सन की लाइट, बहुत ज़्यादा धूप है, हीट ज़्यादा होने की वजह से, फिर रात होती है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होने की वजह से, तो टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन की वजह से इनमें दरारें पड़ना स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से दरारें पड़ना स्टार्ट होती है टेम्परेचर की वजह से। धीरे धीरे ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता जाता है और टूटता जाता है। उसके बाद एक दिन ये जो है वो सॉइल का फॉर्म ले लेता है। तो इस तरीके से सॉइल जो है फॉर्मेट होती है। तो विंड, टेम्परेचर, रनिंग वाटर इसमें मेन रोल प्ले करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो सॉइल जो है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो मेनली उसमें एक ह्यूमस होता है जिसको ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। ह्यूमस जो होता है, ऑर्गेनिक मैटर मतलब किस तरीके से, पेड़ पौधे जो सड़ गल के, कीड़े मकोड़े जो जीव जंतु है इस मिट्टी के अंदर वो भी मिल जाते हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर वही होता है जो उसी को हम ह्यूमस कहते हैं। इसी के साथ इन ऑर्गेनिक मैटर जो है ही इसमें, जो कि रॉक्स वगैरह की वजह से यहाँ पर इसमें अवेलेबल है। तो इन ऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक मैटर की वजह से जो है वो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस तरीके से आज के लिए जो है ये टॉपिक हमने जो कवर किए, इसमें अगर आपको डाउट है या किसी भी तरीके की कोई सजेशन है आपके तरफ से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे के जो टॉपिक हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।